हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्टडी पार्क चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं इंजीनियर डीके सिंह और दोबारा से आपका शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं तो कुछ नया विशेष नहीं, वही चीज जो आपको पीछे के 3 लेक्चरों में चल रहा था, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी फिजिक्स का 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज जो था उसका आपका कैलकुलेशन किया जा रहा है और उसके एक न्यूमेरिकल को हम सोल्व कराने जा रहे हैं। और उसके सॉल्यूशन में हमने आपको पीछे के वीडियो लेक्चर में कुछ सॉल्यूशन कराया था। अब आगे के वीडियो लेक्चर में देखते हैं और प्लीज आप अगर उन वीडियो को देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें और आप देखने के बाद उस चैनल को, उस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पर और आप बिना टाइम लॉस किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 तक हम सोल्व किए थे फर्स्ट का, यानी 12th क्लास के फिजिक्स का पहला पार्ट चैप्टर था और उसका आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 तक आपका पीछे के वीडियो लेक्चर में है, आप देख सकते हैं। और 1.9 से शुरू करते हैं। देखिए जी बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या था हिंदी में भी। ये आपका एनसीईआरटी कहाँ जरूरत है, तो आपने कहा था कि सारे कंपटीशन एग्जामों में बोर्ड लेवल में आपका, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, सब पर ये काम आएगा। और जितना भी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, तो सॉल्यूशन अनिवार्य है, सारे बच्चों को सॉल्यूशन करना जरूरी है। चलिए देखते हैं। हमने आपका शुरू किया पहला टाइप क्वेश्चन और पहला में आपका क्वेश्चन यानी 1.9 क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपका कह रहा है कि ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस, 2 चार्ज का सिस्टम है आपका QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ और QB बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ लोकेटेड एट अ पॉइंट A इक्वल टू दिया है 0 0 -15 और B इक्वल टू 0 0 +15। ठीक है, तो आपको कह रहा है टोटल चार्ज निकालना है। डाइपोल हिंदी वाले भी देखें, 2 ठो चार्ज दिया है, दोनों को A और B पॉइंट पर रखा गया है, तो टोटल चार्ज निकालना। अब बच्चों यहां पर समझो, ये A और B पॉइंट पर QA और QB को रखें, तो A और B पॉइंट क्या है जरा ये बताइए। कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हो, अगर आप कहते हो x एक्सिस और ये कहते हो y एक्सिस, ये 0 होता है 1 2 3, यहां भी 1 2 3, तो अगर कहेगा कि बताओ इसका लोकेशन बताओ, तो आप इसे कहते हैं 2 0 0। इसका लोकेशन बताओ, तो इसको कहते हो आप 0 2 0। मतलब अगर पॉइंट x एक्सिस पर रहेगा तो उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर पॉइंट y एक्सिस पर रहता है तो उसका x और z 0 होता है, y 0 नहीं होता है। तो अब बताओ कि अगर किसी पॉइंट का x और y 0 हो लेकिन z दिया हो, z कोऑर्डिनेट दिया हो, यहां भी x और y 0 है, z दिया हो, तो अगर x और y 0 होता है, यानी सॉरी y और z 0 रहता है तो x पर होता है, x और z 0 होता है तो y पर होता है। तो अगर x और y 0 होगा तो यह z एक्सिस पर होगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट z एक्सिस पर है। चलिए हम फिगर बनाते हैं बच्चा, चल आजा फिगर बनाते हैं, सोल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, इसको सीधा करें। चलिए बताइए, हम पहले बनाएंगे जेड एक्सिस। क्यों जेड एक्सिस? क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो जेड एक्सिस पर है ना, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो जेड एक्सिस बना। जेड एक्सिस में मान लेते हैं ये ऑरिजिन होगा, जेड एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, तो जहां कट करेगा वहां ऑरिजिन तो होइबे करेगा, तो मान लेते हैं ये ऑरिजिन। चलिए पॉइंट ए का लोकेशन आपको दिया है बच्चों, तब पॉइंट ए का लोकेशन आपका क्या दिया है, तो 0 0 -15 है सेंटीमीटर में है, मतलब कि लेफ्ट साइड में। और आपका बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 0 0 +15 सेंटीमीटर, ये भी जेड कोऑर्डिनेट जेड, एक्स और वाई 0। अब QA पर जो है, यहां पर ए पॉइंट पर QA रखे हैं, कितना है QA, तो आप देखें जरा 2.5 इंटू 10⁻⁷ बच्चा। ठीक है, और QB कहां रखा गया, तो भाई साहब QB के देखें जरा, तो QB बराबर रखा गया 2.5 इंटू 10⁻⁷। चले आए, कुलम में है जी, सारे कुलम में। अब ये बताइए, आप अगर यहां देखें ना, हम एक डाइपोल पढ़ाए थे, यानी आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल, तो उसमें आप कहते हो एक तरफ +Q और एक तरफ -Q, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एक प्लस और एक माइनस है।
तो देखिए दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका भी और इसका भी सेम है, लेकिन ये माइनस है प्लस है, तो इसका मतलब ये डाइपोल की तरह वर्क कर रहा है ना। तो डाइपोल में सारे डिस्टेंस को हम सेंटर से मेजर करते हैं। कहां से? डाइपोल सेंटर उसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि डाइपोल सेंटर से ये वाला डिस्टेंस आपका L है, तो इधर का भी डिस्टेंस L होगा बच्चों। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि ये भी +15 तो ये -15, तो ये दोनों ओर से L और L डिस्टेंस। तो L दिया है आपका, क्या दिया है? तो आप कहेंगे बच्चा कि L बराबर L ऑरिजिन से ये डिस्टेंस, तो 0 से 15, जेड एक्सिस में 15 सेंटीमीटर पर है, तो आपका कहोगे L बराबर 15 सेंटीमीटर। मीटर में बदलना है, 100 से डिवाइड करो, यानी 15 × 10⁻² मीटर L दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? इसमें 2 क्वेश्चन है, जरा देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश यानी टोटल चार्ज इन सिस्टम, सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाने चल रहे हैं। तो आपका टोटल चार्ज इन सिस्टम इज, टोटल चार्ज इन सिस्टम इज, सिस्टम में टोटल चार्ज याद करें, टोटल याद करो। प्रॉपर्टी आप पढ़े थे चार्ज का, कि चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्व संरक्षित होता है, और तीसरा योज्यता का नियम। ये चार्ज हमेशा योज्यता का नियम यानी लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करता है। क्या है लॉ ऑफ एडिटिविटी? हमने कहा था कि अगर एक सिस्टम में टोटल चार्ज पूछे तो सभी चार्जों को सम कर देते हैं। तो आपका टोटल चार्ज इन सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज सिस्टम Q टोटल बराबर QA प्लस QB। सिस्टम में जितना चार्ज है सबका अलजेब्रिक सम कर दो, सिंपल अलजेब्रा से अलजेब्रिक सम कर देना, आपका टोटल चार्ज निकल जाएगा बच्चों। तो चलिए आ जाइए सम करते हैं, कितना रिजल्ट आता है। तो आपका Q टोटल बराबर हो जाएगा, QA का वैल्यू आपके सामने है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, आप प्लस QB का वैल्यू है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा जी, क्या बात है। टोटल जोड़ेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो रिजल्ट कितना? 0। ये आपका हो गया आंसर, पहला वाला पॉइंट का आंसर बना। अब आते हैं इसमें एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि टोटल चार्ज निकालना है यानी कुल आवेश और अच्छा ये विद्युत द्विध्रुव की तरह है ना, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के 2 चार्ज हैं। तो आपका डाइपोल मोमेंट, चलिए तो निकाय का यानी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम यानी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, हिंदी वाले लिखना चाहें निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सिस्टम, निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो आप कहोगे सर P बराबर Q × 2L। याद है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा और दोनों के बीच की दूरी, यानी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन का प्रोडक्ट ही डाइपोल मोमेंट होता है। तो P बराबर Q, कोई एक का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन नहीं लेना है, साइन ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इतना कूलम इंटू 2L, L का वैल्यू बताएं 2L, L का वैल्यू देखो लिखिए 15 × 10⁻² मीटर। गुणा करोगे बच्चा तो आ जाओ भाई साहब, गुणा कर लो 2.5 × 10⁻⁷, 15 दूना के 30 × 10⁻², इसको 3 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अरे 30 × 10⁻², एक जीरो कट जाएगा। इतना कूलम्ब इंटू मीटर। आ जाइए गुणा करिए तो P बराबर कितना हो जाए, 25 × 75 यानी 7.5 और -7 है तो -7 और -1 कितना -8, 10⁻⁸ हो जाएगा कूलम्ब इंटू मीटर। अच्छा इतना ही पर आप नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि P वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन किधर
अच्छा, पी वेक्टर किधर होता है? तो आप कहोगे क्या, तो भाई साहब बड़ा आसान सा चीज है, पी वेक्टर किधर होता है? तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तब पी वेक्टर हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। तब पी वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, या अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर आपका है, जो भी आंसर है आप ध्यान रखेंगे, ये निगेटिव जेड एक्सिस। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आपने समझा और इसके बारे में देखा। तो इस तरह से आप इसे राइट डाउन करेंगे, नोट करेंगे, और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इससे पहले आप इसे राइट डाउन करें। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने बनाया, क्वेश्चन आपने देखा। अब आगे चलते हैं 1.10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखें तो क्या कर रहा है। अरे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्या इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलो देखो तो, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब × मीटर इज अलाइंड at 30 degree with direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁻⁴। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁻⁴, उससे 30 डिग्री एंगल पर अलाइन। कह रहा है कि आपका 30 डिग्री एंगल पर अलाइन है, तो उस पर आपका डाइपोल टॉर्क क्या होगा। टॉर्क किसे कहते हैं, यानी बल आघूर्ण क्या होगा। हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं कि आपका आघूर्ण दिया है एक विद्युत द्विध्रुव का, एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया जिसका परिमाण दिया है, तो उस पर बल आघूर्ण निकालना है, 30 डिग्री एंगल पर रखा गया। चलिए देखते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं कि इस पर कितना और कितना बल आघूर्ण लगेगा। पहली बात कि भाई साहब बल आघूर्ण क्या है, ये बात पर चर्चा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। क्या बात है, इस पर चर्चा नहीं होगा तो फिर काम चलेगा कैसे। तब बल आघूर्ण करता क्या है, पहली बात की जरा सोच, हम इसी में समझाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा हम टाइम आपका नहीं लेंगे, इसमें समझाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं कि एक डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, तो एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। अगर आपको कहा जाए कि इसको जैसे ही रखेंगे इसमें 30 डिग्री एंगल पर, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन है और इस लाइन से ये आपका 30 डिग्री एंगल पर अलाइनमेंट है, तब प्लस वाले पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में F = QE, और माइनस वाले पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब बताइए कि अगर कोई मान लेते हैं डाइपोल ऐसे रखा गया है, तो कोई आदमी एक को ऐसे आगे खींचे और इसको ऐसे पीछे खींचे, तो ये डाइपोल क्या होगा कि अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। मतलब किसी बॉडी को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट कराने के लिए हमें टॉर्क चाहिए, किसी बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स और रोटेट कराने के लिए टॉर्क। ये फर्स्ट 11th क्लास का टॉपिक है आपका। 11th क्लास में आपको जब आपको बताया गया तो कोई सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, तो कोई बॉडी को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने के लिए टॉर्क चाहिए, और यहां भी आपको यह फोर्स इसको आगे खींचेगा, ये पीछे खींचेगा, और यह अपने सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा। और रोटेशन जहां होता है वहां टॉर्क हुई करता है, तो आपको यही टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये टॉर्क निकालना है। चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कहोगे ये तो हम खुद बना सकते हैं, तो बना लो भाई, क्या बात है, इतना छोटा सा क्वेश्चन एकदम इजी है। आइए हम आपका हेल्प करते हैं और आप खुद बनाइए इसको। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि आपका यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब देखिए सबके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। यह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का रूल है, नेचर है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है, कितना दिया भाई साहब, मैग्नीट्यूड आपका दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब आपका ये दिया हुआ है, ठीक। अब आपके सामने कहता है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर से किधर, माइनस से प्लस की ओर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन में नहीं है, 30 डिग्री एंगल पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 30 डिग्री एंगल पर बना लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, 30 डिग्री एंगल पर बना लिए। और आपका इधर मान लेते हैं -Q और इधर +Q, 30 डिग्री एंगल पर। और डाइपोल मोमेंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव वेक्टर की ओर होता है, P वेक्टर, और ये इसका अलाइनमेंट हो गया। मतलब ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट और ये डाइपोल अलाइनमेंट बने उसकी रेखा, सीधी रेखा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट और ये आपका डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट। तो कहता है आपका सीधे सीधे देखे ना, आपका डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसके डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर अलाइंड है, 30 डिग्री। यानी अगर पॉजिटिव में दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा बराबर 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल पर अलाइन है। तो 30 डिग्री एंगल पर अलाइन है तो अब आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो आपको दिया गया है P का मैग्नीट्यूड दिया है बाबू 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है सामने है। तो आपका इतना दिया है, तो आपका कहोगे डाइपोल मोमेंट क्या निकालना है, आपका टॉर्क निकालना है। देयरफॉर टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या, तो टॉर्क वेक्टर बराबर होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जामों में बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है और इसको डिराइव करने के लिए भी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम का ये फॉर्मूला सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है क्योंकि एग्जामिनर सबसे इंटरेस्ट दिखाता है इसमें। मॉडुलस निकालोगे तो आपका मॉडुलस P, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर का मॉडुलस और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो 11th क्लास में चले जाओ, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या सर 11th फिर से खरोच रहे हैं? नहीं खरोच रहे हैं भाई, 11th खरोच नहीं रहे हैं, आपको 11th का थोड़ा सा यूज पड़ा है तो जरूरी तो है। तो आपका मॉडुलस P इंटू मॉडुलस E इंटू साइन थीटा। चलिए वैल्यू रखते हैं रे बच्चा, P का वैल्यू 4 × 10⁻⁹। E का वैल्यू बाबू, E का वैल्यू आप कहोगे 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे। तो आप देखें ना टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड गुणा भाग करो, 5 4 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 1/2, ये कटेगा 10 बार में, तो 10 बार में ये कट जाएगा 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा, तो टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻4, मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, 10⁻⁻4 और ये होता न्यूटन इंटू मीटर, इसका आंसर होता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ये बात आप समझेंगे, इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह से इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको राइट डाउन करें। चलिए बच्चों आते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर और अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं कि क्या आपको बताया गया, बताना है और इसमें है क्या। तो आपको पीछे 2 न्यूमेरिकल आपने देखा, कैलकुलेशन किया। अब तीसरे न्यूमेरिकल पर आइए, क्या कहता है, देखो भाई साहब न्यूमेरिकल है ए पॉलीथीन पीस। एक पॉलीथीन माने पॉलीथीन आप सकते हो ना, कब अरे पॉलीथीन कहीं नहीं समझता, अरे बुड़बक सब सब्जी खरीदने जाता है, कपड़ा खरीदने जाता है तो पॉलीथीन नहीं मिलता है, तो वह पॉलीथीन है। तो ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ उलेन, यानी ऊन से, जो स्वेटर पहनते हो ना स्वेटर विटर, तो वह स्वेटर वगैरह में ऊन जो होता है तो स्वेटर वाला ऊन से उसको रब किया जाता है। रब करने से क्या पाया गया, तो एक पॉलीथीन को, जैसे पेन है ना, पेन भी पॉलीथीन का ही बना हुआ है, प्लास्टिक ही है, और प्लास्टिक को जब उलेन से जब रब किया गया तब पाया गया कि उस पॉलीथीन पर निगेटिव चार्ज आ गया, इतना निगेटिव चार्ज, ये जो चार्ज है ना, ये 3 × 10⁻⁷ कूलम, इतना निगेटिव चार्ज आया। तो कह रहा है कि बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम विच टू विच, यानी किसमें से किसके हुआ, प्लास्टिक वाला से पॉलीथीन से ऊन में हुआ कि ऊन से पॉलीथीन में हुआ, ये बताना है। हिंदी वाले भी साथ में है। देखो एक पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसको हम ऊन से रगड़े हैं, तो ऊन से रगड़ने के बाद वह 3 × 10⁻⁷ कूलम से चार्ज हो गया है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि किस पदार्थ से, यानी ऊन से प्लास्टिक पर कि प्लास्टिक से ऊन से, किससे किस पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है उसका कैलकुलेशन करना है। और यह भी बताना है कि क्या इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ है तो क्या मास यानी द्रव्यमान भी ट्रांसफर, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान भी ट्रांसफर हुआ है क्या, तो इसको भी पता करना है। चलिए हम आते हैं और दोनों के कैलकुलेशन को करते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसको हम देख के चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहां से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हम इसको सोल्व करें। आइए हम शुरू करते हैं और हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी सॉल्यूशन शुरू करते हैं और सॉल्यूशन में आपका ए नंबर का सॉल्यूशन आपका करते हैं। देखिए कहता है कि आपका एक प्लास्टिक है, चलो यह प्लास्टिक है
और ये आपका ऊन से इसको रगड़ दिए, और इसको ऊन से रगड़ने पर इस पर Q बराबर कितना चार्ज आ गया है, तो निगेटिव में चार्ज आया है, इसमें निगेटिव चार्ज आया है, प्लास्टिक है, ये है आपका पॉलीथीन। ये क्या है, तो पॉलीथीन, पॉलीथीन है। और पॉलीथीन पर चार्ज कितना आया है, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम रे बच्चा। तो चलिए इतना चार्ज है। तो अब कहता है कि ऊन से पॉलीथीन को रगड़ने पर पॉलीथीन पर निगेटिव चार्ज है। अब ये बताओ आप लोग, केमिस्ट्री का आप जिक्र करते हो, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, कि किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी एटम से बना होता है। जनरली एक एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो परमाणु की संख्या को, यानी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन को दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाता है एटॉमिक नंबर। तो आपको कहते हो कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज आपका +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और दोनों का रिजल्ट जोड़ोगे तो 0। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन हो, तो टोटल चार्ज मिलाओगे तो टोटल चार्ज का सम करोगे तो 0 होगा। यानी एक बॉडी हमेशा न्यूट्रल रहता है, जनरली एक बॉडी हमेशा न्यूट्रल रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम, जैसे पेन है, पेन भी प्लास्टिक का बना है, इसको बाल में रगड़ेंगे तो ये भी आपका चार्ज हो रहा है। तो होता क्या है, तो जब दो बॉडी को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। अब एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में जाएंगे, तो एक में पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम था दोनों में, लेकिन एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में गया बहुआ। यानी मान लेते हैं कि 2 बॉडी है आपके सामने, हेमन 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन है, और हेमन आपका 5 गो इलेक्ट्रॉन और 5 गो प्रोटॉन है। तो शुरू में तो दोनों न्यूट्रल है, लेकिन जब दोनों को रब करेंगे, एक एग्जांपल समझे, तब मान लेते हैं कि हेमन से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल के, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें चला गया। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो ये तो 8 ही इलेक्ट्रॉन बच जाए, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन से न्यूट्रल होगा, तो ये बताइए 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन से न्यूट्रल होकर 8 गो प्रोटॉन के चार्ज को 0 कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल करेगा, लेकिन 2 प्रोटॉन इसमें एक्सेस है, जिसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तो इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया। अब वह 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें है नहीं, तो 2 प्रोटॉन के चार्ज जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको न्यूट्रल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस बॉडी पर आपका पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यानी दिस बॉडी इज चार्ज बाय पॉजिटिव चार्ज बिकॉज देयर इट हैव लेस इलेक्ट्रॉन। इसके पास आपका बहुत ही कम, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कम ही हो गया। अब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया रे बच्चा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल करता है बाबू, तो आपका 5 गो प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 5 गो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 5 गो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसमें तो 7 गो इलेक्ट्रॉन है और हमें 5 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 गो इलेक्ट्रॉन 5 गो प्रोटॉन के न्यूट्रल करके 0 कर दिया। अब 2 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो खोज रहा है कि भैया 2 गो प्रोटॉन और ही दे दे, उसको न्यूट्रल करेंगे। कहता है हम कहां से दे, 5 गो है, 5 गो है तो न्यूट्रल कैसे करोगे? तो कहता है जब नहीं करोगे तो इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये बॉडी निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। अब आप क्लियर समझ रहे होंगे, क्लियर ये समझ रहे होंगे कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन लेस होता है, और कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज तब होता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। ठीक उसी तरह से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी पूछा हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में यह कह रहा है कि अगर एक पॉलिथीन के टुकड़े को उलेन से यानी ऊन से जब रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो पॉलिथीन के टुकड़े पर निगेटिव चार्ज आया। तो आप देखकर बताओ कि किस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, तो इसका मतलब कि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर आया, ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर आया, तो पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, जिससे पॉलिथीन निगेटिव चार्ज हो गया। सामने है आपके सामने, वीडियो लेक्चर को आप रिपीट करके देख सकते हो और आप इसे दोबारा से समझ सकते हो। तो चलिए, इसका मतलब कि बॉडी पर निगेटिव चार्ज आने का मतलब कि बॉडी पर यानी पॉलिथीन पर निगेटिव चार्ज आने का मतलब कि पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब ऊन ने अपना इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन को दे दिया। तो ऊन ने अपना इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन को दे दिया, तो कह रहा है कि फ्रॉम
विच टू हिच, किससे किस में ट्रांसफर होगा, तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वुलन टू पॉलीथीन, वुलन से पॉलीथीन की ओर होगा। अब कितना होगा, तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वुलन, सॉरी थोड़ा ठीक ठाक लिखते हैं, फ्रॉम वुलन, वुलन ये ना ओल है, ओल टू पॉलीथीन। इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वुलन टू पॉलीथीन। अब कितना, किसके बराबर कितना, तो Q का वैल्यू आपका निगेटिव में है, तो निगेटिव में होने का मतलब वुलन से, ओल से पॉलीथीन की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कितना होगा, तो हम जानते हैं कि सिंस Q बराबर होता है n, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद है, हिंदी वाले लिखेंगे आवेश संरक्षण के नियम से। ये देखिए, ये हिंदी वाले समझ रहे होंगे बच्चों, हाँ जी भाई साहब, हिंदी वाले समझ रहे होंगे ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां, तो ऊन से पॉलीथीन की ओर, फ्रॉम वुलन टू पॉलीथीन। इतना तो समझते हो, साइंस में हिंदी इंग्लिश चलता है जी। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन यानी क्वांटमीकरण के सिद्धांत से क्या कहता है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत Q बराबर n, तो हमें n चाहिए, क्या चाहिए, n। तो n चाहिए तो n निकालना है रे बच्चों, तो n आ जाओ, n का कैलकुलेशन करें, और n का कैलकुलेशन करेंगे तो n बराबर हो जाएगा रे बउआ, n बराबर हो जाएगा Q बटा में E, यानी n बराबर Q मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेना है, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। गलती आप कभी नहीं करोगे एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो बहुत सारे लड़के निगेटिव का साइन देता है तो निगेटिव ले लेते हैं। नहीं, साइन में क्यों, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है जब भी नंबर निकालेंगे तो। अब बटा में E का वैल्यू 1.6, अरे E जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। जब इसका गुणा भाग करोगे तो n बराबर आपका 3 में 1.6 से भाग करोगे तो इसका वैल्यू आता है 1.875 इंटू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 और माइनस 7, तो आप कहोगे 10 टू पावर 12 यानी 12 हो जाएगा। अब इसी को आपके, या तो इतना आंसर छोड़ दो, आपका बुक इसी को 1.87, तो राउंड अप करोगे तो 7 हटाओगे तो 9 हो जाएगा, और 1.9 को लगभग 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 10 टू पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इतना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का, कहां से कहां, तो ऊन से पॉलीथीन पर ट्रांसफर होगा। कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है अप्रॉक्स, लगभग में। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट कहता है, बी नंबर कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन पर, देखिए ऊन से पॉलीथीन पर तो आपका संहति आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही रहा है, क्या संहति भी ट्रांसफर होगा यानी मास भी ट्रांसफर होगा, यस होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे बुआ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg होता है। अब बता भाई साहब, अब ये बताइए कि अब जब ये ऊन है और ये पॉलीथीन है, ये ऊन है, तो ऊन जब अपना इलेक्ट्रॉन यहां इसको ट्रांसफर करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो 2 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो अब बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉनमा जब यहां से यहां आएगा तो क्या अपना मास यानी अपना द्रव्यमान ऊन में ही छोड़ देगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो अपना द्रव्यमान भी लेकर आएगा पॉलीथीन के पास, यानी ऊन से जब पॉलीथीन की ओर आएगा तो अपना मास भी लेकर आएगा। तो इसका मतलब कि ऊन का मास आपका घटेगा और पॉलीथीन का मास बढ़ेगा। तो कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति मतलब कि द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुलन टू पॉलीथीन, क्या वुलन से पॉलीथीन की ओर मास ट्रांसफर होगा, तो आप लिखोगे यस, हाँ ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा, तो आप लिखोगे आंसर में यस, आपका वुलन से द मास विल ट्रांसफर, द मास विल ट्रांसफर
will transfer from oil to polythene, ओल टू पॉलिथीन ट्रांसफर होगा। कितना होगा इस पर भी चर्चा कर कि कितना होगा। अच्छा ये बता कि ऊन से पॉलिथीन में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास लेकर आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन का मास लेकर आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीन इलेक्ट्रॉन का मास लेकर आएगा। एक बाइक जा रहा है, एक गाड़ी वाला जा रहा है, एक बस जा रहा है। अब बस में दो यात्री बैठेंगे तो दुइयों को व्यक्ति का मास बढ़ेगा, तीन गो बैठेंगे तो तीन गो यात्री का मास बढ़ेगा। तो इसका मतलब पॉलिथीन पर जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इज ए यात्री, इलेक्ट्रॉन एक यात्री समझ लो, मतलब समझ लो, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दे, इलेक्ट्रॉन को एक यात्री समझ दो और आपका ये जो पॉलिथीन है वो उसका बस है। तो अगर जो वो इलेक्ट्रॉन उस पर आकर बैठेगा उतना मास उसमें जोड़ते जाएगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 9.1 इंटू 10⁻31, तो इतना इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना गुणे, यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी ट्रांसफर मास इज, यहां लिखेंगे ट्रांसफर मास इज कितना, ट्रांसफर मास तो m बराबर, अगर एक इलेक्ट्रॉन आता तो एक इलेक्ट्रॉन का मास ट्रांसफर होता तो n इलेक्ट्रॉन आएगा तो n इंटू इतना, तो m बराबर कितना इलेक्ट्रॉन आया तो 2 इंटू 10⁻12 आगुणे 9.11 इंटू 10⁻31 kg इतना होता है। गुणा भाग करोगे तो ये हो जाएगा 18.22 इंटू 10 आपका, इसको इसमें घटाओगे तब -19 होगा, ठीक है, -19 होगा, इतना kg हो गया। अब इसको अगर हम कहें तो -19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.822 इंटू 10⁻−18, देखो ये पॉइंट को इधर करेंगे तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा। अब बच्चा बता दे कि 1.8 को लगभग अप्रॉक्स 2 कह सकते हैं, तो इसको हम अप्रॉक्स लगभग m बराबर, एग्जैक्ट वैल्यू ये हो गया इतना kg, और अप्रॉक्स वैल्यू हम इसे 1.8 को लगभग 2 कह सकते हैं, 2 इंटू 10⁻18। बहुत सारे लड़के बुक में आंसर मिलाते हैं तो कभी मैच ना करे तो आप समझ जाए हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ये है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको आपको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो और लोगों को बेनिफिट हो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। जितना हो सके आप शेयर करेंगे तो आगे हम मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।